करेंगे मादा जनन तंत्र की। तो देखो, जो मादा जनन तंत्र का अध्ययन करते हैं वो किस शाखा के अंतर्गत करते हैं, तो वो है दोस्तों गायनेकोलॉजी। गायनेकोलॉजी यानी गायनेकोलॉजी किसे कहते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मादा जनन अंगों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, हम गायनेकोलॉजी कहते हैं। अब मादा जनन तंत्र को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। पहला है दोस्तों इसमें प्राइमरी ऑर्गन, दूसरा है सेकेंडरी ऑर्गन। देखो प्राइमरी में कौन कौन से अंग आते हैं, इसमें अंडाशय आते हैं, अंडाशय, ओवेरी। और सेकेंडरी ऑर्गन में ओविडक्ट, जिसे फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, यूट्रस, यूट्रस को दोस्तों बोम्ब बोलते हैं, सर्विक्स, सर्विक्स को बोलते हैं नेक ऑफ बोम्ब, वेजाइना, ठीक है ना। ये सभी किस में आते हैं, सेकेंडरी ऑर्गन में आते हैं, या इनको हम कह सकते हैं मुख्य अंग, मुख्य अंग भी कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखो वेजाइना को क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल बोलते हैं, बर्थ कैनाल कहते हैं। और यूट्रस को बॉम्ब बोलते हैं, सर्विक्स को क्या बोलते हैं, नेक ऑफ बॉम्ब बोलते हैं। जो सर्विक्स होती है वो दोस्तों यूट्रस का ही पार्ट होता है, ठीक है, यानी कि यूट्रस का गर्दन वाला पार्ट होता है। नेक को क्या बोलते हैं, गर्दन बोलते हैं, इसीलिए हम सर्विक्स को क्या बोलते हैं, नेक ऑफ बॉम्ब। तो देखो अब हम बात करेंगे किसकी, ओवेरी की, अंडाशय की। अब बात करेंगे अंडाशय की। तो देखो अंडाशय, तो दोस्तों अंडाशय संख्या में कितने होते हैं, दो होते हैं, ठीक है। और एक का वजन, वजन की बात करें तो एक का वजन होता है वो लगभग कितना होता है, 10 से 20 ग्राम होता है, ठीक है ना, 10 से 20 ग्राम होता है। और देखो अंडाशय का मुख्य कार्य क्या है, मुख्य कार्य, अंडाशय का दोस्तों मुख्य कार्य है क्या, अंडाणुओं का निर्माण करना, अंडाणु का निर्माण करना, ठीक है ना, और हार्मोन का निर्माण करना, ठीक है ना। ये अंडाशय के मुख्य कार्य है, एक तो अंडाणु का निर्माण करना और हार्मोन का निर्माण करना। देखो दोस्तों जो अंडाणु होता है यानी कि अंडाशय होता है, अगर हम अंडाशय के टीएस काटें, टीएस सेक्शन काटें, ठीक है, तो इसको क्या है, हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। देखो एक पहला है कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स की बात करें तो यह है बाहरी आवरण होता है, बाहरी आवरण होता है, बाहरी आवरण होता है। और यह है एपिथेलियम, एपिथेलियम एवं कनेक्टिव टिश्यू से, कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है, ठीक है दोस्तों। हम बात करें किसकी, अंडाशय की संरचना की। तो अंडाशय की संरचना में दो भाग होते हैं, तो कॉर्टेक्स होता है जो कि बाहरी भाग होता है, ठीक है, जो किससे मिलकर बना होता है, एपिथेलियम एवं कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है दोस्तों। दूसरा होता है मेडुला, मेडुला होता है, यह है अंदर वाला भाग होता है, भाग होता है, इसमें ब्लड वेसल्स व नर्व पाई जाती हैं, नर्व पाई जाती हैं, ठीक है दोस्तों। जो मेडुला पार्ट होता है वो अंदर वाला पार्ट होता है, इसमें रक्त वाहिनियां एवं तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। अब बात करेंगे आगे। तो दोस्तों अंडाशय का मुख्य कार्य क्या होगा, अंडाणुओं का निर्माण करना और हार्मोन का निर्माण करना। अब देखो अब जो अंडाशय होते हैं, अंडाशय होते हैं वो दोस्तों लिगामेंट के द्वारा, लिगामेंट के द्वारा, लिगामेंट के द्वारा जुड़े रहते हैं, जुड़े
रहते हैं, ठीक है ना। किस किस लिगामेंट के द्वारा? मीजोबेरियम, मीजोबेरियम लिगामेंट के द्वारा जुड़े रहते हैं। अब देखो, अब हम बात करेंगे अलग अलग जानवरों के अंडाशय की। तो देखो बात करते हैं पहले किसकी? घोड़ी की, घोड़ी के अंडाशय की। तो दोस्तों होता क्या है कि घोड़ी के जो अंडाशय होता है इसमें क्या पाया जाता है? ओवुलेशन फोसा पाया जाता है, ओवुलेशन फोसा पाया जाता है, फोसा पाया जाता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखो दोस्तों होता क्या है, सभी जानवरों में जो ओवुलेशन होता है यानी कि अंडोत्सर्ग होता है वो अंडाशय की पूर्ण सतह से होता है, जबकि घोड़ी में जो ओवुलेशन होता है वो किससे होता है? ओवुलेशन फोसा से होता है। अब बात करते हैं कुतिया की। कुतिया की बात करते हैं दोस्तों। कुतिया का जो अंडाशय होता है, कुतिया का अंडाशय एक पेरिटोनियम पाउच से घिरा रहता है, पेरिटोनियम पाउच से घिरा रहता है, जिसे ओवेरियन बुर्सा कहते हैं, ओवेरियन बुर्सा कहते हैं। यानी कि जो कुतिया का जो अंडाशय होता है वो पेरिटोनियम पाउच से घिरा रहता है, जिसे क्या बोलते हैं हम? ओवेरियन बुर्सा कहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं किसकी? मुर्गी की। तो देखो मुर्गी में लेफ्ट साइड यानी कि जो अंडाशय का जो बायां अंडाशय होता है वही पूर्ण विकसित होता है, बायां अंडाशय ही पूर्ण विकसित होता है, बायां अंडाशय ही पूर्ण विकसित होता है, ठीक है दोस्तों। जो मुर्गी में जो अंडाशय होता है वो जो लेफ्ट साइड का होता है यानी कि लेफ्ट साइड की ओवेरी होती है वही पूर्ण तरीका से क्या डेवलपमेंट होती है और उसी में क्या होता है? अंडे का निर्माण होता है। अब देखो, अब हम बात करेंगे अंडाशय की आकृति, यानी कि विभिन्न जानवर होते हैं उनमें अंडाशय की आकृति की बात करते हैं। तो देखो पहले बात करेंगे हम किसकी? मुर्गी और सुअर। मुर्गी और सुअर में अंडाशय की आकृति होती है वो कैसी होती है दोस्तों? अंगूर के गुच्छेनुमा, अंगूर के गुच्छेनुमा होती है। और देखो रूमिनेंट जानवर जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, रूमिनेंट जानवर होते हैं, उनमें अंडाशय की आकृति कैसी होती है? बादाम आकार की होती है। कैसी होती है दोस्तों? बादाम आकार की होती है, बादाम आकार, आलमंड शेप, ठीक है ना, आलमंड शेप होती है। अब देखो घोड़ी के अंडाशय की आकृति की बात करें, घोड़ी के अंडाशय की। तो देखो घोड़ी का जो अंडाशय होता है वो किस आकार का होता है? सेम के आकार का होता है। कैसा होता है? बीन शेप, यानी कि सेम के बीज के आकार का होता है, ठीक है दोस्तों। हम बात कर रहे हैं किसकी? अंडाशय की आकृति की विभिन्न जानवरों में। तो देखो जो मुर्गी और सुअर होती है उसमें जो अंडाशय की आकृति होती है वो कैसी होती है? गुच्छेनुमा होती है, ठीक है, गुच्छेनुमा होती है, यानी कि जो अंगूर का गुच्छा होता है ऐसे उसकी ओवेरी होती है। और जो घोड़ी की जो ओवेरी होती है वो कैसी होती है? सेम के बीज के आकार की होती है। और दोस्तों रूमिनेंट जानवर होते हैं जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, उनकी ओवेरी होती है कैसी होती है? उनकी ओवेरी होती है बादाम आकार की होती है, आलमंड शेप होती है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये तो हो गई अपने अंडाशय की मुख्य बात। अभी हम बात करने वाले हैं किसकी? देखो हमने मादा जनन तंत्र को दो भागों में डिवाइड किया, तो एक तो प्राइमरी ऑर्गन और सेकेंडरी ऑर्गन। प्राइमरी ऑर्गन में अपना एक अंडाशय था दोस्तों, क्लियर हो चुका है। अब हम बात करेंगे किसकी? सेकेंडरी ऑर्गन की या मुख्य अंग की। तो मुख्य अंग में आता है दोस्तों पहला ओविडक्ट, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो देखो ये जो ओविडक्ट होती है दोस्तों इसके तीन भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? तीन भाग होते हैं। पहला होता है इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम होता है। दूसरा होता है दोस्तों एम्पुला। क्या होता है? एम्पुला, एम्पुला होता है। तीसरा होता है
इस्थमस, इस्थमस होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखो होता क्या है, जो इनफंडिबुलम होता है यह क्या काम करता है, अंडे को कैच करने का काम करता है, अंडे को कैच करने का काम करता है, पकड़ने का, अंडे को पकड़ने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, और देखो अब हम बात करते हैं निषेचन की। तो देखो निषेचन क्या होता है, अंडाणु एवं शुक्राणु के संलयन की क्रिया को, मिलने की क्रिया को क्या बोलते हैं हम, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो दोस्तों जानवरों में जो फर्टिलाइजेशन का स्थान होता है वो कहाँ होता है, ये तो कन्फर्म है कि होता कहाँ है, ओविडक्ट में होता है निषेचन। लेकिन ओविडक्ट में भी 3 पार्ट है, तो किस में होता है, तो देखो जानवरों में निषेचन का स्थान, निषेचन का स्थान, तो जानवरों में दोस्तों निषेचन कहाँ होता है, देखो एम्पुला, कहाँ होता है, एम्पुला में होता है, यानी कि एम्पुलरी स्टेमिक जंक्शन पर होता है। एम्पुलरी स्टेमिक जंक्शन पर होता है। ठीक है दोस्तों, एम्पुलरी स्टेमिक जंक्शन पर होता है। जब हम वीडियो दूसरी बनाएंगे तो दोस्तों उसमें क्या है, डायग्राम से बताएंगे, ठीक है, उसमें बता देंगे। तो आपको क्या याद रखना है कि एम्पुलर स्टेमिक जंक्शन पर होता है, यानी कि एम्पुला और स्टेमिक के बीच में होता है। ठीक है दोस्तों, अगर अगर ऑप्शन में जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि जानवरों में निषेचन का स्थान है, अगर दोस्तों एम्पुलरी आ जाता है, ठीक है, एम्पुलरी आ जाता है और एम्पुलरी स्टेमिक आ जाता है, तो हमको क्या करना है, एम्पुलरी स्टेमिक करना है। ठीक है, तो देखो ये तो हो गई जानवरों की बात। अब बात करते हैं पक्षियों की। पक्षियों में निषेचन का स्थान कहाँ होता है दोस्तों, अंडवाहिनी के, यानी कि ओविडक्ट के इनफंडिबुलम पार्ट में होता है। इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम होता है। ठीक है दोस्तों, जो पक्षी होते हैं उन पक्षियों में जो निषेचन होता है वो कहाँ होता है, इनफंडिबुलम में होता है। अब देखो आगे बात करते हैं कि होता क्या है दोस्तों, ये जो ओविडक्ट होती है, ओविडक्ट होती है, इसके द्वारा क्या है, कुछ स्रावी कोशिकाएं होती हैं, स्रावी कोशिकाएं होती हैं, इनके द्वारा एक स्राव छोड़ा जाता है। ओविडक्ट होती है, इसकी कोशिकाओं के द्वारा एक स्राव छोड़ा जाता है। जब शुक्राणु उनके संपर्क में आते हैं, जब शुक्राणु स्रावी कोशिकाओं के संपर्क में आते हैं तो दोस्तों शुक्राणुओं की क्या क्रियाशीलता बढ़ जाती है, क्रियाशीलता बढ़ जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्म कैपिसिटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर्म कैपिसिटेशन बोलते हैं। तो देखो लिख लो, ओविडक्ट की स्रावी कोशिकाओं द्वारा ओविडक्ट की स्रावी कोशिकाओं द्वारा एक ऐसा स्राव निकाला जाता है, ऐसा स्राव निकाला जाता है जो शुक्राणुओं की गतिशीलता या क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। ठीक है, गतिशीलता या क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। ठीक है दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं, उसे स्पर्म कैपेसिटेशन कहते हैं। ठीक है, स्पर्म कैपेसिटेशन कहते हैं। तो होता क्या है दोस्तों, इसे स्पर्म अपमार्जन भी हम बोलते हैं, स्पर्म कैपेसिटेशन। तो दोस्तों ये तो हो गई अपनी ओविडक्ट की बात। अब हम बात करेंगे किसकी, तो देखो अब हम उसकी बात करेंगे जो मुर्गी की जो अंडवाहिनी होती है ना, मुर्गी की अंडवाहिनी की बात करेंगे। तो चलो इसमें कुछ पॉइंट और हैं एक दो, तो उनको लिख लो। इनफंडिबुलम के कीपनुमा सिरे पर, इनफंडिबुलम के कीपनुमा सिरे पर एक छिद्र पाया जाता है, छिद्र पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं दोस्तों, ओस्टियम बोलते हैं,
जिसे ओस्टियम ओस्टियम कहते हैं, ठीक है ना। तथा तथा सिरे पर उपस्थित तथा सिरे पर उपस्थित झालर जैसी संरचना को फिम्बरी बोलते हैं, फिम्बरी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये इनफंडिबुलम पार्ट होता है। इनफंडिबुलम पार्ट में क्या है, जो कीपनुमा एक सिरा होता है उस पर एक क्या पाया जाता है, छिद्र पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं हम, ओस्टियम कहते हैं, ठीक है। और क्या होता है, इसके सिरे पर उपस्थित झालर जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, झालर जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जो जिन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों, फिम्बरी कहते हैं। जो अंडाणु होता है उसको क्या है, पकड़ने का काम करती है, अंडाशय को पकड़ने का काम करती है। कौन करती है, फिम्बरी, ठीक है। तो देखो अब हम बात करेंगे मुर्गी की जो ओविडक्ट होती है दोस्तों, उसकी बात करेंगे, ठीक है ना। जो मुर्गी की ओविडक्ट होती है उसकी बात करेंगे। तो देखो हमने क्या है, अंडाशय पढ़ लिया, ठीक है, और फैलोपियन ट्यूब के बारे में पढ़ लिया। अब बात करेंगे मुर्गी की ओविडक्ट की। देखो मुर्गी की अंडवाहिनी एवं उनके अंगों का योगदान, ठीक है दोस्तों। तो देखो इधर लिख देते हैं हम ओविडक्ट के भाग, इधर लिख देते हैं समय लंबाई लिख लेते हैं, समय बाद में लिखेंगे, लंबाई इधर लिख लेते हैं समय, ठीक है। यानी कि जो प्रत्येक भाग में अंडा कितने समय ठहरता है, ठीक है दोस्तों। और इधर बात करेंगे किसकी, अंडे के निर्माण में योगदान, अंडे के निर्माण में योगदान, ठीक है दोस्तों। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, मुर्गी की अंडवाहिनी के भाग, ठीक है, और उसकी लंबाई कितनी होती है, और उसका जो प्रत्येक भाग में मतलब उसका समय होता है ठहरने का वो कितना होता है, और अंडे के निर्माण में उसका योगदान कितना होता है। तो देखो अपना पहला पार्ट है, पहला भाग है इसमें इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम। तो दोस्तों इनफंडिबुलम की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर होती है, 10 सेंटीमीटर होती है। और ये प्रत्येक भाग में अंडा कितने समय ठहरता है, 15 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, ठीक है। और अंडे के निर्माण में इनफंडिबुलम का क्या योगदान होता है, अंडाशय से योग एकत्रित करना, अंडाशय से जो योग होता है पीतक उसको एकत्रित करना। अब दूसरे भाग की बात करेंगे। तो दूसरा भाग है दोस्तों अपना मैग्नम। देखो जो मैग्नम की लंबाई होती है वो कितनी होती है, 38 सेंटीमीटर होती है, 38 सेंटीमीटर होती है। और ये प्रत्येक भाग में कितने समय तक ठहरता है, 3 घंटे तक। और अंडे के निर्माण में इसका क्या योगदान होता है मैग्नम का, तो एल्बुमिन स्रावित करना। एल्बुमिन क्या होता है, एग वाइट, एल्बुमिन यानी एग वाइट। जो अंडे का जो सफेद वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, एल्बुमिन बोलते हैं, ठीक है। स्रावित करना, ठीक है ना। अभी बात करेंगे हम किसकी, तीसरा पार्ट है अपना इस्थमस।
इस्तमस। तो देखो इस्तमस की लंबाई कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर होती है, 10 सेंटीमीटर होती है। और कितने समय तक ठहरता है, 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट। इसका योगदान क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन स्रावित करना, सेल मेम्ब्रेन स्रावित करना, सेल मेम्ब्रेन स्रावित करना। ठीक है दोस्तों, अभी हम बात करेंगे, देखो चौथा अंग है अपना यूट्रस। यूट्रस, यूट्रस की लंबाई कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और ये 21 घंटे तक ठहरता है। और सेल एवं सेल पिगमेंट स्रावित करना, सेल एवं सेल पिगमेंट स्रावित करना, ठीक है ना। और 5वां भाग है दोस्तों अपना वेजाइना। इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर होती है, इसका कोई रोल नहीं होता है। तो दोस्तों हम क्या पढ़ रहे हैं, मुर्गे की अंडवाहिनी एवं उसके अंडे में योगदान की। तो देखो जो मुर्गे की अंडवाहिनी का पहला भाग है इन्फंडिबुलम, इसकी लंबाई होती है दोस्तों 10 सेंटीमीटर होती है। और प्रत्येक भाग में जो अंडा अंडा जो है कितने समय तक ठहरता है, 15 मिनट के लिए, ठीक है। अंडे के निर्माण में योगदान कितना है, अंडाशय से योग एकत्रित करना। दूसरा भाग है मैग्नम की, जो इसकी लंबाई होती है 38 सेंटीमीटर होती है, 3 घंटे तक ठहरता है। एल्बुमिन एग वाइट स्रावित करवाता है, ठीक है। अगला तीसरा पार्ट है स्तमक, इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है और ये 1 घंटा 15 मिनट के लिए ठहरता है, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन को स्रावित करवाता है। चौथा पार्ट है यूट्रस, इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है, 21 घंटे तक ठहरता है। सेल एवं सेल पिगमेंट स्रावित करवाता है। 5वां दोस्तों वेजाइना, जो वेजाइना की लंबाई होती है वो 5 सेंटीमीटर होती है। तो ये हो गई मुर्गे की अंडवाहिनी की बात। अभी बात करेंगे हम यूट्रस की। यूट्रस की बात कर लेते हैं, उससे पहले दोस्तों हम इंक डाल लेते हैं इसमें। देखो ये बात करने वाले हैं यूट्रस की। यूट्रस को क्या बोलते हैं दोस्तों, बोम्ब बोलते हैं, बोम्ब बोलते हैं। इसके 2 भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, यूटेराइन हॉर्न, यूटेराइन हॉर्न कहते हैं, या इन्हें क्या बोलते हैं, और कॉर्नुआ, कॉर्नुआ भी कहते हैं, ठीक है ना। और देखो गर्भाशय की भित्ति पर, गर्भाशय की भित्ति पर अनेकों उभार पाए जाते हैं, उभार पाए जाते हैं, अनेकों उभार पाए जाते हैं, जो गर्भावस्था के समय कोटिलिडन्स, कोटिलिडन्स, ठीक है ना, कोटिलिडन्स में बदल जाते हैं, कोटिलिडन्स में बदल जाते हैं, जो भ्रूण को यूटेराइन हॉर्न की सहायता से पोषण प्रदान करते हैं, पोषण प्रदान करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गई गर्भाशय की बात। अब देखो हम बात करेंगे किसकी, सर्विक्स की। सर्विक्स की बात करते हैं। सर्विक्स को दोस्तों क्या बोलते हैं हम, नेक ऑफ बॉम्ब बोलते हैं, ठीक है ना। इसकी 2 ओपनिंग होती हैं, इसकी 2 ओपनिंग होती हैं। एक तो जो भारी होती है उसको इंटरनल, वो जो भारी होती है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ओस, भारी को बोलते हैं एक्सटर्नल ओस। जो आंतरिक होती है इसको बोलते हैं इंटरनल ओस, इंटरनल ओस बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हो गई सर्विक्स की बात। अब देखो अभी बात कर, यानी कि जो सर्विक्स होती है दोस्तों गर्भावस्था के समय, गर्भावस्था के समय बंद रहती है, बंद रहती है किसके द्वारा, म्यूकस प्लग के द्वारा,
मुकस प्लग के द्वारा, मुकस प्लग के द्वारा यानी कि श्लेष्मा होता है उसके द्वारा ये जो सर्विक्स होती है बंद रहती है। ये हीट के समय ही खुलती है, ठीक है, हीट के समय ही खुलती है। अभी बात करेंगे किसकी हम, गर्भाशय के आकार की। देखो गर्भाशय का आकार, विभिन्न जानवरों में गर्भाशय का आकार। तो बात करते दोस्तों पहले रूमिनेंट्स की। रूमिनेंट्स में जो गर्भाशय का आकार होता है वो कैसा होता है, बाह्याकार का होता है, बाह्याकार का होता है। बात करते हैं घोड़े की। घोड़े में होता है दोस्तों टी आकार का, टी आकार का होता है। बात करते हैं कुतिया की, तो कुतिया में गर्भाशय का आकार होता है बी आकार, ठीक है ना, बी आकार का होता है। और जो ऊँटनी होती है, ऊँटनी में होता है बाई एवं टी दोनों प्रकार, ठीक है, बाई एवं टी के बीच का। दोस्तों ये तो हो गई अपने गर्भाशय की बात। अभी बात करने वाले हैं देखो हम वेजाइना की, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे किसकी, वेजाइना की बात करें दोस्तों। हमने क्या पढ़ा था अभी, यूट्रस। जो यूट्रस में जो जानवरों का आकार होता है वो कैसा होता है, रूमिनेंट जानवरों में जो आकार होता है वो कैसा होता है, बाई आकार का होता है। घोड़ी में होता है वो टी आकार का होता है, ठीक है। और जो कुतिया होती है उसमें बी आकृति का होता है। अभी बात करेंगे हम वेजाइना की। वेजाइना दोस्तों, वेजाइना को क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल, बर्थ कैनाल कहते हैं। और क्या बोलते हैं इसको, कोपुलेटरी, कोपुलेटरी ऑर्गन। तो देखो बर्थ कैनाल तो हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि बच्चे का जन्म होता है वो किससे होता है, वेजाइना से ही होता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो वेजाइना से ही तो निकलता है, ठीक है। और कोपुलेटरी ऑर्गन इसलिए बोलते हैं क्योंकि नर के सेशन को ग्रहण करने वाला अंग कौन सा होता है, वेजाइना होती है, ठीक है। संभोग का मुख्य अंग कौन सा होता है, वेजाइना होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कोपुलेटरी ऑर्गन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हो गई अपनी वेजाइना। देखो वेजाइना क्या होती है, सर्विक्स से लेकर, सर्विक्स से लेकर बलवा, सर्विक्स से लेकर बलवा तक की नलिका, बलवा तक की नलिका क्या कहलाती है, वेजाइना कहलाती है, ठीक है, वेजाइना कहलाती है। और देखो इसमें दोस्तों वेस्टिब्यूल भी होती है, ठीक है ना, वेस्टिब्यूल भी होती है और वेस्टिब्यूल होती है। और एक झिल्ली और पाई जाती है इसमें, हाइमन, हाइमन झिल्ली पाई जाती है। और दोस्तों ये होती है क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस को होती है वो नर के सेशन के, नर के सेशन के संवेदनशील अंग होती है, संवेदनशील अंग होता है जो क्लाइटोरिस होती है, ठीक है। यानी कि इसमें तंत्रिकाएं बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, उत्तेजक अंग होता है जो क्लाइटोरिस होती है। तो दोस्तों ये अपने वेजाइना हो गई।